हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म। DFCCIL में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए बल्क में वैकेंसीज निकली है। लेकिन एक सवाल काफी सारे बच्चों के मन में है और आपस में स्टूडेंट्स डिस्कशन करते रहते हैं कि ये DFCCIL और रेलवेज में डिफरेंस क्या है तो दोनों ट्रेनें ही। रेलवेज में भी तो मालगाड़ी है, पैसेंजर गाड़ियां हैं, और DFCCIL में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम जल्दी से समझ लेते हैं कि DFCCIL और रेलवेज इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो एक एक करके हम समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। जिसकी अगर मैं बात करूं पर्पस की, तो देखिए इंडियन रेलवेज में आपको मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी दोनों ही मिल रही है। मतलब इसमें लोग भी ट्रेवल कर सकते हैं और उसी के साथ साथ सामान भी ट्रेवल करता है। मतलब सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। लेकिन DFCCIL अलग से बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन। फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हुआ, अलग अलग मेजर सिटीज हुए, अलग अलग जो कंस्ट्रक्शन हब्स हुए, अलग अलग पोर्ट्स हुए, बंदरगाह हुए, एयरपोर्ट्स हुए, इन सबको आपस में कनेक्ट करते हुए इन जगहों से अगर यातायात बढ़ाना है तो अलग से रेलवेज के ट्रैक बिछाए गए जिसको DFCCIL संभालती है। तो अगर हमें देश का इकोनॉमी, GDP इन सबको बढ़ाना है तो ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ही बेटर बनाना होगा। तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन को बेटर और एफिशिएंट बनाने के लिए ये अलग से संस्था बनी है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। और इंडियन रेलवेज गुड्स भी ट्रेवल कराती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और पैसेंजर्स को भी ले जाती है। ठीक है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, ओनरशिप की बात करें तो देखिए जो इंडियन रेलवेज है ये डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में आती है इंडियन रेलवेज। ठीक है। लेकिन DFCCIL एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में आ रही है। समझ में आया। तो ये DFCCIL एक PSU की तरह आप देख सकते हैं और इंडियन रेलवेज तो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में आती है। ठीक है। तो ये हुआ ओनरशिप। अब हम बात करते हैं अलग से ट्रैक्स की। तो इन दोनों के ट्रैक्स थोड़े से अलग है। इंडियन रेलवेज जो होती है ये शेयर्ड ट्रैक्स यूज करती है। शेयर्ड ट्रैक्स मतलब मालगाड़ियों के ट्रैक्स भी यूज करती है और पैसेंजर ट्रेन के ट्रैक्स भी यूज करती है। लेकिन DFCCIL के लिए ये जो कॉरिडोर जब देश भर में बिछाए गए तो इनके लिए एक अलग से सेपरेट ट्रैक बिछाए गए और इन ट्रैक्स को हम कहते हैं DFCCIL के सेपरेट कॉरिडोर्स। ठीक है। कॉरिडोर ये नाम यूज किया गया है जो DFCCIL की मालगाड़ियों को ट्रेवल करने का जो रास्ता होंगे उनके लिए इन कॉरिडोर्स को बिछाया गया है। अब इनके कॉरिडोर्स में क्या दिक्कत है, मतलब क्यों अलग से बिछाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए इंडियन रेलवेज में क्या होगा, पैसेंजर ट्रेन भी जा रही है, मालगाड़ी भी जा रही है। मतलब एक ट्रेन में पैसेंजर है जिन्हें एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है और दूसरी ही ट्रेन में मालगाड़ी है जिसमें कोयला या कोई सामान या फिर फ्यूल वगैरह जा रहा है। तो हमेशा क्लियरेंस पहले किसको मिलती है? मालगाड़ियों। मालगाड़ी में भी एक अलग अलग प्रेफरेंस है कि राजधानी को पहले क्लियरेंस मिल जाती है, दूसरी गाड़ी भले वेट करती रह जाए। लेकिन अगर पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी खड़ी हुई है तो पैसेंजर ट्रेन को पहले जाने दिया जाता है, मालगाड़ी को डिले कर दिया जाता है। इस वजह से जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही डिलेड हो रहा था। तो इंडियन रेलवेज में काफी डिलेज होता है क्योंकि मिक्स्ड ट्रैफिक मिल रहा है। लेकिन DFCCIL में अनइंटरप्टेड ट्रांसमिट, इनका ट्रैक ही बिल्कुल अलग है। उस ट्रैक पे सिर्फ और सिर्फ फ्राइट मूव करेंगे, मतलब केवल गुड्स ट्रेन ही जाएंगे और मोस्टली ट्रेन इलेक्ट्रिफाइड है। मोस्टली मतलब मैक्सिमम ट्रेन इलेक्ट्रिफाइड है। कुछ कुछ जगहों पे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी उतनी तरीके से नहीं पहुंच पाई, केवल वहीं पे डीजल इंजन यूज करे जा रहे हैं। अदरवाइज सब जगह पे इलेक्ट्रिक इंजन है, हाई पावर्ड अलग से इलेक्ट्रिक इंजन जो सेपरेट ट्रैक पे वर्क कर रहे हैं। और ये ट्रैक सिर्फ गुड्स के मूवमेंट के लिए, डेडिकेटेड इनके मूवमेंट्स के लिए बनाई है। तो यहां पे अब डिले नहीं हो रहा, तो टाइम को भी बचाया जा सकता है और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से मूवमेंट कराया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, कैपेसिटी की बात करें। इंडियन रेलवेज की कैपेसिटी फ्राइट के लिए बहुत ही लिमिटेड है क्योंकि जो भी कैपेसिटी से वो जा रहे हैं उनको डिले करा जाता है क्योंकि पैसेंजर वाले ट्रेन को पहली प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन DFCCIL is designed for heavy hauled trains with higher axle load capacity। इसकी जो DFCCIL में जो ट्रेन्स यूज होती हैं, जो बोगीज यूज हो रही हैं, तो वो ट्रेन इंजन और जो पूरी की पूरी पटरियों पे सामान जो पटरियां बिछाई गई हैं वो हाई एक्सल लोड कैपेसिटी 32.5 टन कंपेयर टू 25 टन ऑन इंडियन रेलवे। मतलब जो इंडियन रेलवेज की 25 टन कैपेसिटी होती है एक्सल लोड कैपेसिटी और DFCCIL के ट्रेन पे 32.5 टन, मतलब ज्यादा कैपेसिटी की एक्सल लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है। नेक्स्ट, फंडिंग की अगर हम बात करें तो देखो इंडियन रेलवे प्राइमरीली फंडेड बाय गवर्नमेंट और जो भी रेवेन्यू ऑपरेशन से आता है, मतलब ट्रेन जो इंडियन रेलवेज काम करती है, जो आपका टिकट का पैसा ले रही है वो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा देती है, मिलकर ही पूरा का पूरा इंडियन रेलवेज का फाइनेंस मैनेज होता है। लेकिन DFCCIL एक सेपरेट प्रोजेक्ट है। इसमें फंडेड थ्रू इंटरनेशनल लोन्स जैसे कि JICA और वर्ल्ड बैंक ने अलग अलग अमाउंट अलग अलग समय पे दिए हैं ताकि DFCCIL को बेटर तरीके से डेवलप करके गुड्स ट्रांसपोर्टेशन
को बेटर कर सके और इन शॉर्ट कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट भी अलग अलग लोन्स प्रोवाइड करती है DFCCIL के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारे फंडिंग से रिलेटेड। एक पॉइंट और बात कर लेते हैं, ऑपरेशंस की बात करें तो इंडियन रेलवे ऑपरेट थ्रू वास्ट नेटवर्क ऑफ जोन डिविजन्स मैनेजिंग बोथ फ्राइट एंड पैसेंजर ट्रैफिक। अब इंडियन रेलवे है उसमें अलग अलग जोन है, आपने देखा होगा अभी RRB के टाइम पे कितने सारे देश भर में जोन हैं और अलग अलग जोन में पैसेंजर और फ्राइट दोनों की मूवमेंट को मॉनिटर अलग अलग जोन वाइज करा जाता है। DFCCIL का ऐसा कोई जोन वाइज नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं ताकि बिल्कुल स्मूथ तरीके से मूवमेंट हो सके बिना इंटरप्शंस के और मिनिमम डिले के साथ। ठीक है, तो ऑपरेशंस का तरीका भी अलग अलग है दोनों जगहों पे। तो ये मेजर कुछ डिफरेंसेस थे। अब हम बात करते हैं DFCCIL एग्जीक्यूटिव की तैयारी कैसे की जाए। दोस्तों अगर आपको सीरियसली ये एग्जाम क्लियर करना है तो आपको एक ऐसा बैच चाहिए जिसमें थियोरेटिकली कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, साथ में आपका टेक्निकल भी कवर हो, नॉन टेक्निकल भी कवर हो। और इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए DFCCIL के एग्जीक्यूटिव बैच लॉन्च हुआ है जिसमें आपका सिविल हो या इलेक्ट्रिकल, आपके ब्रांच के कोर टेक्निकल सब्जेक्ट भी कवर कराए जा रहे हैं और नॉन टेक्निकल भी, क्योंकि CBT1 मोस्टली नॉन टेक्निकल है और CBT2 में मेजर वेटेज टेक्निकल सब्जेक्ट का आता है, तो दोनों कवर कराए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्ट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कराने के साथ साथ इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कराया जा रहा है। हर सब्जेक्ट हर चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप बस टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते जाइएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से हम तैयारी करेंगे DFCCIL के एग्जीक्यूटिव एग्जाम की। और ये पूरा एडवांस बैच आपको मिल रहा है मात्र 1199 रुपए में, जस्ट 1199 रुपीज में आपको कंप्लीट बैच मिल रहा है। और इसकी वैलिडिटी भी सिर्फ एग्जाम तक रहेगी, मतलब वैलिडिटी टिल एग्जाम। तो दोस्तों देर ना करें, अगर आपका गोल है DFCCIL का एग्जीक्यूटिव एग्जाम क्लियर करना तो अभी डाउनलोड करें नेक्स्ट इंजीनियर एप्लीकेशन और DFCCIL का सिविल हो या इलेक्ट्रिकल अपनी ब्रांच के डेमो लेक्चर देख लीजिए। और जब आप डेमो लेक्चर से फुल्ली सेटिस्फाई हो तो जल्दी से इस ऑफर प्राइस पे 1199 रुपए में इसको परचेज कर लीजिए। और इसकी वैलिडिटी टिल एग्जाम रहेगी, मतलब जब तक CBT2 एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। तो दोस्तों देर ना करें, अभी परचेज करें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप स्क्रीन पे बताए गए नंबर पे कॉल करके हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं, या एग्जाम रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहिए नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म से। थैंक यू।